प्रोग्रामिंग बहुत ही हार्ड लगती है, लेकिन आज के वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं, कोडिंग बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को जो भी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया उसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कराते हुए गया हूं आगे, और हर चीज आपके लिए सेंस बनाएगी। अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, हम सीधा डेमो लेक्चर पे जंप करते हैं। प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूं आज से 10,000 साल पहले कि हम इंसान उस टाइम पे कैसे रहा करते थे। तो जो इंसान हुआ करता था उस टाइम पे कुछ इस तरीके से दिखा करता था, और हमारा कुछ बेसिक टास्क होते थे। वो क्या करते थे, हम सर्वाइवल के लिए ही जीते थे। तो हम खाना खाते थे, और उसके साथ ही हम सोते थे, और उसके साथ ही हम वही चीज़ें फिर से रिपीट किया करते थे। आजकल भी बहुत लोग यही करते हैं। तो उस टाइम पे जो जंगली जानवर होते थे, उस टाइम पे बहुत सारे जानवर हुआ करते थे। बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, गाय हो गए, भैंस हो गए। तो कई जानवरों को हमने पालतू बना दिया, जैसे काऊ हो गया, डॉग, गोट, इनको हमने पालतू बना दिया, और इनसे हम अपना मतलब भी निकालते थे। जैसे गोट को मार के खा दिया, गाय से दूध दे लिया, डॉग के साथ जाके शिकार कर लिया। इस टाइप से हम अपना टास्क किया करते थे। अब उन इंसानों में भी कुछ टास्क बटे हुए रहते थे। जैसे मान लो एक इंसान है, उस टाइम पे हमें अच्छे से बोलना भी नहीं आता था, तो काउंटिंग तो दूर की बात कि हम कुछ गिन भी सकते थे। उस इंसान के पास 5 बकरियां हुआ करती थी। 5 कुछ इस तरीके से दिखती थी। वो फिगर को थोड़ा इग्नोर करना, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके से दिखा करती थी। अब उसका टास्क ये था कि वो सुबह बकरियों को लेकर जंगल जाएगा, उन्हें चराएगा, और रात को उनको सुरक्षित वापस लेके आएगा। अब उसे गिनना तो आता नहीं है, तो जो उस टाइम पे हमारे पास काउंटिंग सिस्टम हुआ करता था वो सिंपल सा एक टास्क होता था। उसने एक बकरी देखी तो अपने जेब में एक पत्थर रख लेता था, दूसरी देखी तो एक पत्थर, ऐसी 5 को देख के वो 5 पत्थर रख लिया करता था अपनी जेब में। अब जब वो रात को वापस आता था घर पे, तो वो गिनता था, वो एक पत्थर निकालता था, अरे बकरी को दिखता था, अच्छा है। दूसरा पत्थर निकालता था, दूसरी बकरी को अंदर ले लेता था, तीसरे पत्थर से तीसरी बकरी। इस तरीके से वो काउंटिंग करता था कि अच्छा, कि मेरी सारी बकरियां सही सलामत वापस आ गई। अगर पत्थर ज़्यादा हैं उसकी जेब में और जो बकरियां हैं वो कम रह गई, तो वो समझ जाता था कि भाई बाघ या फिर कोई चीता एक बकरी को उड़ा के ले गया। तो उस टाइम पे तो उसके पास ऐसा बेसिक टास्क हुआ करते थे। अब मान लो वही इंसान है, और उससे अगर कोई बोले कि भाई तुम कितने भाई बहन हो, तो वो 4-5 पत्थर लेके तो घूमेगा नहीं। अगर वो 4 भाई बहन है तो 4 पत्थर लेके घूम रहा है। तो उस टाइम पे उनको ऐसे ही करना पड़ता था। अगर मान लो फ्यूचर में उसके पास 1000 बकरियां होती थी, तो क्या वो 1000 पत्थर ढोएगा? तो वो बहुत ही मुश्किल टास्क उस इंसान के लिए होता था उस टाइम पे। अब जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, हम नई नई चीज़ें सीखते गए, और वहाँ पे हम सीखे डेसिमल नंबर सिस्टम, कि हमें गिनना आ गया। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? 0, 1, 2 अप टू 9। अब अगर उस इंसान के पास 1000 बकरियां हैं, तो वो 1000 नंबर को नोट कर सकता है कहीं पे भी, और रात को जब वो वापस आएगा तो इस देख लेगा कि उसके पास 1000 बकरियां हैं या नहीं है। उससे काउंटिंग आ चुकी है उस टाइम तक। अब यहाँ पे जो हमारी लाइफ थी वो थोड़ा ईजी बनती गई। अब हम फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 1800 के अराउंड। उस टाइम पे दुनिया में बहुत सारे बिजनेस चला करते थे, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, इस टाइप के बिजनेस चला करते थे। और जो वहाँ पे बिजनेसमैन हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके पास कुछ एक खाता रहता था, एक लेजर रहता था, जिसमें वो अपने सारा हिसाब रखते थे कि आज उन्होंने कितना माल बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया। अब मान लो उसके पास 10,000 रिकॉर्ड है, मतलब 4 कॉपियाँ उसने भर दी है रिकॉर्ड से। अब उसको देखना है, उसको सम निकालना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर उसे लॉस हुआ है। अगर इंसान इन सब चीज़ टास्क को मैनुअली करेगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो मिस्टेक करेगा ही करेगा। उस टाइम पे जाके हमारा पहला कंप्यूटर आता है, और कंप्यूटर एक हमारा लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका नाम होता है, और ये जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, कि अगर हमें कुछ भी चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर चाहिए। तो वहाँ पे एक मशीन बनी, तो वो मैकेनिकल कंप्यूटर हम उन्हें बोला करते थे, मैकेनिकल कंप्यूटर। और वो ना कुछ इस टाइप से दिखा करते थे, ऐसे गोल गोल से होते थे, इतने बड़े बड़े, और उनमें नंबर लिखे रहते थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9, ऐसे ही नीचे में भी लिखे रहते थे। और जो इन कंप्यूटर का जो हमारा साइज हुआ करता था वो एक रूम से भी बड़ा हुआ करता था, एक रूम से 1 रूम के बराबर। सोचो इतना बड़ा कंप्यूटर, और इसको ऑपरेट करने के लिए लोग भी चाहिए होते थे। पर ये अपना टास्क तो अच्छा करता था उस टाइम पे, सम वगैरह बिल्कुल सही एक्यूरेट निकाल देता था, लेकिन मैनुअल था कि मैकेनिकल कंप्यूटर है, लोग वहाँ पे चाहिए। अब हम थोड़ा और इवॉल्व हुए। अब अराउंड 1950s में हमें एक ब्रेक थ्रू मिला। वो क्या मिला? वो मिला हमें ट्रांजिस्टर का। जी हाँ, ट्रांजिस्टर पर आने से पहले हमने एक और नंबर सिस्टम इवॉल्व किया, उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर। आप सबने सुना होगा कि जो हमारे कंप्यूटर होते हैं आजकल के मॉडर्न डे के, जो भी कितने भी हमारे पास कंप्यूटर हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। जो आजकल हमारे जितने भी हम मॉडर्न कंप्यूटर आजकल देखते हैं वो सब बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। मतलब
कि वो 0 1 0 1 1 1 इस टाइप की लैंग्वेज को समझते हैं। अब बाइनरी नंबर होते क्या हैं, पहले हम वो देखेंगे। देखो बाइनरी नंबर मतलब 0 या फिर 1। डेसिमल नंबर मतलब क्या होता था हमारा, 0 1 2 अप टू 9। सेम चीज़ें यहाँ भी हैं। अगर मुझे डेसिमल नंबर को ऐड करना होता था, मान लो मैं 23 प्लस 18 करता था, तो मैं कैसे करता हूँ, 8 + 3 11, 1 कैरी जाता है, 1 2 3 और 4 लिख देता था नीचे, तो ये मेरा 40 बना जाता। सेम हमारा बाइनरी नंबर पे भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। अगर मैं 0 0 को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा भाई। 0 1 को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन 1 1 को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन 2 तो होता नहीं है बाइनरी नंबर में ऐसा, तो 1 1 को हम 0 लिखते हैं, फिर 1 कैरी जाता है, तो वहाँ से हम इसको 2 इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पे जाके हमें बाइनरी नंबर पता चल गया कि बाइनरी नंबर होते क्या हैं। अब मुझे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, मान लो मुझे 3 लिखना है, तो 3 में कैसे लिख सकता हूँ, ये तो 2 हो गया, +1 करूँगा तो 0 + 1 1 और ये 1, इस तरीके से 3। अगर मुझे 4 लिखना है तो इसमें मैं +1 कर दूंगा, 1 1 का 0, 1 कैरी जाएगा, 1 1 का 0 और 1 एक और कैरी जाएगा, तो इस तरीके से 4। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता था, 0 को हम ऐसे लिखते थे, 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, ये आप सीख जाओगे भी। इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को लिखा करते थे। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ, अगर हम बाइनरी नंबर आ गए तो इसको हम कंप्यूटर में क्यों कन्वर्ट किया। जो हमारा डेसिमल नंबर वाला था, जो मैंने आपको अभी बताया, वो 1 रूम के बराबर स्पेस ऑक्यूपाई करता था। लेकिन जो मेरा ये डेसिमल वाले थे, जो मेरे बाइनरी नंबर थे, ये बहुत ही सिंपल थे। मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे ट्रांजिस्टर की खोज हो गई थी। ट्रांजिस्टर सिंपल सा एक चीज़ है, अगर ये ऑन है, इसमें अगर लाइट जल रही है, लाइट, तो इसको हम बोल देंगे कि 1 है। और ट्रांजिस्टर अगर बंद है तो इसको हम बोल देंगे 0 है। इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से बता सकते थे कि भाई कोई भी नंबर हमें पढ़ना है तो हम उसको 0 और 1 की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। अगर ऑन है तो 1 है और ऑफ है तो 0 है। अब इससे क्या हुआ, जो हमारा कंप्यूटर का साइज़ था वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, मूरे, उन्होंने कहा कि हर 2 साल में जो हमारा ट्रांजिस्टर का जो साइज होगा वो घटता जाएगा, आधा आधा करके हर 2 साल में। इस तरीके से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी। मतलब वो कह रहे थे कि जो हमारी ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी हर 2 साल में। तो मतलब वही हुआ उसका। मान लो मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, अभी मैंने एक ही ट्रांजिस्टर की खोज करी है, तो ये कितने नंबर स्टोर कर सकता है एक बार में, 2 नंबर स्टोर कर सकता है, या तो 0 करेगा या फिर 1 करेगा। मान लो मेरे पास ऐसा कोई नंबर है, अभी मैं डेसिमल की बात कर रहा हूँ, डेसिमल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें मैक्सिमम कितने डिजिट भर सकता हूँ, मैक्सिमम मैं इसमें 0 से 10 तक कोई भी भर सकता हूँ, इसमें भी मैं 0 से 10 तक कोई भी भर सकता हूँ, और इसमें भी 0 से 10 तक कोई भी भर सकता हूँ। और ये मेरा कम आएगा 1000 तक मैं इसमें डिजिट भर सकता हूँ, मैक्सिमम 1000। अब लास्ट डिजिट कौन सी हो सकती है मेरी, 9 9 और 9 मैक्सिमम डिजिट इसमें मैं जो भर सकता हूँ वो 999 ही हो सकती है। और टोटल कितनी डिजिट, कितने डिफरेंट टाइप की डिजिट भर सकता हूँ, 1000 डिफरेंट टाइप की, है ना। 0 0 0 0 0 1 0 0 2। अभी मैं डेसिमल नंबर की आपसे बातें कर रहा हूँ। सेम अगर मैं आपसे बाइनरी का पूछूं कि बाइनरी में मैं कितने स्टोर कर सकता हूँ, अगर मैं सेम तासा आपको बाइनरी को पूछूं, मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, मान लो इस तरीके से स्पेस है, तो 2 ट्रांजिस्टर हैं, मैं 2 स्पेस मान लो, इसमें मैक्सिमम कितने नंबर भर सकता हूँ, 2, इसमें 2, तो टोटल मैं कितने नंबर भर सकता हूँ, 4 नंबर मैं टोटल इसमें भर सकता हूँ। इतनी ये मेरी स्पेस इजीली ले सकता है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, हाईएस्ट नंबर 1 1 आ सकता है। सेम जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखा कि मैक्सिमम मैं कितने नंबर भर सकता हूँ, 1000, यहाँ कितने भर सकता था, 4, अगर मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर है। अब ये हुआ कि जो मेरा ट्रांजिस्टर का साइज है वो घट रहा था। अगर मान लो मेरा पहले साल जो ट्रांजिस्टर है इतना बड़ा है, अगले 2 साल में अगर ये घट के इतना हो जाता है ना, तो पहले तो ये 2 ही डिजिट भर पा रहा था, अभी कितनी भर सकता है, 4। अब अगले 2 साल में ये फिर और इसका साइज घट गया, अभी इतना छोटा हो गया उसी स्पेस के लिए। अभी कितना स्पेस ले सकता है, 2 नंबर यहाँ भर सकता हूँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये हो गया 16 डिजिट तक मैं इसमें स्टोर करा सकता हूँ। तो इस तरीके से जो हमारा कंप्यूटर जो सिस्टम था वो इवॉल्व होता गया। हम ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करा सकते थे ईजिली। अब यहाँ तक तो सही था कि भाई मैं इतना स्टोर करा पा रहा हूँ,
अब इसके आगे क्या हुआ, अब जो हमारे कंप्यूटर थे, जो मैंने आपको बताया, ये तो हमें समझ आ गया कि जो हमारे कंप्यूटर थे वो हमने बाइनरी नंबर पे स्टोर कराए, कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है। अब अगर किसी इंसान को, कोई पर्सन है, उसको इंटरेक्ट करना है, कोई प्रोग्रामर है, उसको इंटरेक्ट करना है इसके साथ, कंप्यूटर के साथ, तो वो किस लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेगा? जाहिर सी बात है बाइनरी नंबर पे करेगा। अगर दो लोग हैं, एक इंग्लिश में बात करता है और दूसरा इंसान है वो हिंदी में बात करता है, तो ये आपस में कभी बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ये इंग्लिश में बोलेगा इसके समझ नहीं आएगा, जब ये हिंदी में बोलेगा इसके समझ नहीं आएगा। तो इनको एक कॉमन लैंग्वेज मानना पड़ेगा। तो दोनों को या तो इंग्लिश आनी चाहिए या दोनों को हिंदी आनी चाहिए। तो कंप्यूटर का तो क्लियर था कि उसको सिर्फ बाइनरी आता है और वो दूसरी लैंग्वेज सीख नहीं सकता। तो जो उस टाइम के मेरे प्रोग्रामर हुआ करते थे, तो जो भी हमारा कोड लिखते थे उस टाइम पे, वो हमेशा बाइनरी नंबर पे ही अपना कोड लिखा करते थे। ये मेरा प्रोग्रामर है, मान लो उसको कुछ कोड लिखना है हेलो वर्ल्ड के लिए, हेलो वर्ल्ड। अभी हेलो वर्ल्ड इसको डायरेक्ट नहीं देगा, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो मान लो इसका बाइनरी कन्वर्जन कुछ इस तरीके से था। तो जब ये अपने कंप्यूटर को पास करेगा ये वाला, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि अच्छा इसको ये हेलो वर्ल्ड के लिए बोल रहा है। अब यहाँ तक तो सही था। अब देखो यार, जो हम ह्यूमन हैं, हमको अल्फ़ाबेट के साथ हम ज़्यादा फैमिलियर हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल के साथ, जो हमारे ये नंबर है। और इसके साथ हमारी दिक्कत ये आ रही थी, मान लो मुझे 1009 का कोड लिखना है, 1009 का, और वो सब मेरे बाइनरी फॉर्म में ही है, 10 के फॉर्म में, इस टाइप से। तो यार इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई होगी कि वो इंसान एक 1 को 0 लिख सकता है? उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो गलतियाँ कर सकता है कोड में। तो उस टाइम पे हमें नीड फील हुई कि यार हमें कुछ ऐसी लैंग्वेज बनानी चाहिए जिससे हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएँ इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश वे में। अब मान लो कोई इंसान है, ये इंसान है, ये भी इंसान है। अभी सेम एग्जांपल, इसको इंग्लिश आती है, इसको हिंदी आती है। अब इन दोनों को इंटरेक्ट करना है, तो इनको बीच में कोई इंसान होना चाहिए जो ट्रांसलेटर का काम करे। ट्रांसलेटर कौन होगा? जिसको इंग्लिश हिंदी दोनों आती है। तो ये जब हिंदी में बोलेगा तो ये इसको कन्वर्ट करके इसको इंग्लिश में बता देगा, जब ये इंग्लिश में बोलेगा ये इसको कन्वर्ट करके हिंदी में बता देगा। इस तरीके से ये इजीली एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया फंडा कि अगर इनको बात करनी है आपस में तो कोई ट्रांसलेटर चाहिए। तो वही सेम टास्क हमने कंप्यूटर में भी किया। उस टाइम पे हमने एक नई लैंग्वेज ढूंढी, असेंबली लैंग्वेज। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी, अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है तो हम इस तरीके से कोड लिखते थे। अभी ये असेंबली लैंग्वेज चलती है, ऐड 2 और 3, ऐड करो 2 और 3 को। अगर मैं इस डायरेक्ट कंप्यूटर को ऐड 2 3 दे दूंगा ना, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, उसके खोपड़ी के ऊपर से जाएगा, क्योंकि उसे ना तो इंग्लिश आती है ना उसे 2 3 का मतलब पता है, उसे सिर्फ 1 0 ही पता है। तो जब मेरा जो कंप्यूटर होगा, जब उसको इस लैंग्वेज को समझना है तो एक मॉडरेटर चाहिए। तो ये मॉडरेटर काम करता है असेंबलर। अब ये इंसान है, कोई इंसान है, ये पर्सन है, ये असेंबली लैंग्वेज में अपना कोड लिखेगा, ये असेंबलर को भेजेगा, असेंबलर इसको कन्वर्ट करके बाइनरी की फॉर्म में भेजेगा। अगर ये कह रहा है ऐड 2 3, ऐड 2 3 यहाँ तक आया। अब ये असेंबलर का टास्क है कि इसको पूरे तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करे, और वो बाइनरी में इसे कन्वर्ट करेगा 1 0 0 0 1 की फॉर्म में, जो भी इसका आता है कंप्यूटर को दे देगा, और कंप्यूटर अपना आंसर निकाल के 5 बता देगा कि भैया आपका आंसर है 5। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े। अब देखो यार, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी उसकी भी कुछ लिमिटेशन आने लगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं थी। जब हम बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखते थे तो हमारे जो बेसिक टास्क होते थे, तो हम एक्सॉर ऑपरेशन इस तरीके से लिखते थे, मूव इस तरीके से। तो इंसानों को ना अभी भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी इसमें। तो उन्होंने बोला यार इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं, कि इसको थोड़ा इंग्लिश के वे में ले आते हैं। आप हिंदी में भी बना सकते हो, अगर आप अपना कंपाइलर बना चाहो हिंदी में भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो। आपको उसके लिए कंपाइलर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप हिंदी में भी कोई लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हो जो हमारे कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करे। उसके बाद हमारे पास आता है हाई लेवल लैंग्वेज। आप में से बहुत लोगों ने शायद जावा का नाम सुना होगा, पाइथन का नाम सुना होगा। तो ये सारी लैंग्वेज है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ये थोड़ा इंग्लिश की जैसे आपको साउंड करेंगी, हमें समझ आता रहेगा कि हाँ ये बोल क्या रहा है कोड में। अगर आपको 1 0 में कुछ कोड लिखना है तो आप नहीं लिख पाओगे, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा, बहुत डिफिकल्टी होंगी, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत डालनी पड़ेगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे। लेकिन जब हम जावा और पाइथन में कोड लिखेंगे तो हमारे थोड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे भी यही था, जो मेरा कंप्यूटर था, ये कोई इंसान है, इसको इससे इंटरेक्ट करना है। अब ये पाइथन में कोड लिख रहा है, अगर इसको ये कोड को डायरेक्ट दे देगा तो इसको समझ नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है। आएगा उसे कुछ समझ? बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें फिर से एक मॉडरेटर की ज़रूरत है, जो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि एक बंदा होना चाहिए जो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करे, जो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे काम आता है हमारा कंपाइलर का, कंपाइलर और
इंटरप्रेटर का। अब इसका काम क्या है, ये इसको पाइथन में कोड देगा। मान लो मुझे कुछ नंबर को ऐड करना है तो पाइथन में तो बहुत ईजी हो जाता है ना, मैं क्यों लिखूँ 2+3 इस तरीके से दूंगा तो ये मेरे लिए ज़्यादा सेंस बना रहा है, बजाय कि मैं ऐड 2 3 लिखूँ, ये ज़्यादा ईजी है मेरे लिए। ऐसी बहुत सारे टास्क हैं जो हम सिंपल वे में लिख सकते हैं पाइथन वगैरह में। तो इसको पास करेगा। अब हमारा कंप्यूटर है, उसको तो भाई 10 ही समझ आता था, उसको और कुछ समझ नहीं आता। कंपाइलर का काम है इसको कन्वर्ट करके इसको 10 की फॉर्म में देना, ये आउटपुट दे देगा इसको 5। जैसे कंप्यूटर समझेगा अच्छा ये है इसका मतलब, क्योंकि 10 ही उसकी लैंग्वेज है, तो जब वो कन्वर्ट करके देगा वो हमको आउटपुट में दे देगा इजीली 5। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें सीखी। जो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 10, उसको कहते हैं हम मशीन लैंग्वेज। उसके बाद हम आए थे असेंबली लैंग्वेज में, और उसके बाद हम आए हैं अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में, जो आजकल हम यूज़ करते हैं। हमारे लिए बहुत आसान हो गया आजकल, तो चैट जीपीटी वगैरह भी आ गया है, वो तो हाई लेवल से भी ऊपर चला गया है। हमें वापस से लिख देना है, समझा देना है कि भाई ये वाला कोड लिख दो, तो वो खुद वो लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हाई लेवल पे लिख देता है, उसके बाद वो मशीन लैंग्वेज को भेज देता है। तो अभी उसको रहने देते हैं। तो अभी हमारा बेसिक टास्क यही है कि मशीन लैंग्वेज हो गया, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। जो सबसे फास्ट होगा वो कौन सा होगा, मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज, फिर लास्ट में हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसा क्यों है? अब देखो यार, कोई इंसान है, ठीक है, मेरी जो प्राइमरी भाषा है वो हिंदी है, तो जब भी मैं किसी से इंटरेक्ट करूँगा और एक दूसरा बंदा है उसकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, ये मुझे इंग्लिश में बोलेगा, मुझे इंग्लिश समझ आती है, ओके, ये मुझसे इंग्लिश बोलेगा, मेरे कानों ने सुना, मेरे दिमाग ने इंग्लिश को कन्वर्ट करके हिंदी में करा, अब फिर मैं समझा कि अच्छा इसने ये बोला। अगर क्या हो कि इसकी लैंग्वेज भी अगर हिंदी हो तो मेरे कानों ने सुना, मैं समझ गया इसने क्या बोला, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़ी। तो इसलिए सेम यहाँ भी हो रहा है कि जो बीच में कन्वर्जन हो रहा है ना, जो कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा है 10 की फॉर्म में, जब मैं उसको लैंग्वेज प्रोवाइड करा रहा था कि जावा में दे रहा था कोड, फिर उसको कन्वर्ट करके 10 की फॉर्म में दे रहा था। इसलिए जो मशीन लैंग्वेज के जो कोड होते हैं अगर आप उसमें लिख सकते हैं तो वो ज़्यादा फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू HLL और असेंबली लैंग्वेज से भी। इस तरीके से हमने इनकी इंक्रीमेंट वे में दिखाया। अब तक हम समझ चुके हैं जो हमारा कंप्यूटर होगा वो हमेशा बात करेगा बाइनरी नंबर में। अगर हमें उससे कुछ भी टास्क कराना है, कुछ भी टास्क कराओ, हमेशा बाइनरी में ही बात करने वाला होगा हमसे। अब देखो यार, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जा रहे हैं, कंप्यूटर नए नए बनते जा रहे हैं। अब मान लो आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपने कितनी देर इस वीडियो को देखा, आपने इस वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, आपने कितना इंटरेक्ट किया, आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई, तो बहुत सारा डेटा रोज जनरेट हो रहा है, बहुत सारे डेटा अगर मैं कहूँ। अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, बेसिकली जो भी डेटा है कंपनी सारा स्टोर करके रखती है, सारा डेटा स्टोर करके रखती है। तो वो चाहती है जब जितना भी डेटा मैं स्टोर करूं वो कम से कम स्पेस ले। मैं क्यों चाहूँ कि अगर वो डेटा मैं 4 GB में स्टोर कर सकता हूँ, क्यों मैं चाहूँगा कि वो 10 GB में स्टोर हो? और उसके लिए मुझे लगेंगे एल्गोरिथम उस टाइप के ही, जो उसको उसने कम स्पेस में डाल सके। अभी घबराओ मत एल्गोरिथम वगैरह चीज़ें सुन के। आप में से बहुत सारे बच्चे इंटरप्रेटर, कंपाइलर, बहुत सारी नए नए टर्म सुन रहे होंगे, लेकिन टाइम के साथ आप इनके साथ ईजिली फैमिलियर हो जाएंगे, तो उन पर ज़्यादा अभी आप ध्यान मत दो। और दूसरा टास्क क्या होता है मेरा, अगर मैं वेब ब्राउज़र वगैरह चला रहा हूँ, मुझे गूगल करना है, मैं गूगल में आजकल IPL चल रहा है, तो मैं IPL के स्कोर जानना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, IPL डालूंगा। तो मैं चाहता हूँ यार IPL स्कोर डालूंगा तो मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो मुझे कम टाइम में हर चीज़ चाहिए, कम से कम टाइम में और कम से कम स्पेस में मुझे हर चीज़ स्टोर करानी है। तो यही बेसिक टास्क है पूरे DSA का। जो भी काम मैं करूँगा वो मुझे कम से कम टाइम में और कम से कम स्पेस में कराना है। अभी हम इसको और आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ टॉपिक आपने सुना होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नाम की कुछ चीज़ें सुनी होंगी, उनको हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम चलेंगे मिर्ज़ापुर वाले चीज़ में। देखो मिर्ज़ापुर में है अपने गुड्डू भैया, आप सबने देखा है, और दूसरे हैं उनके भाई बबलू भैया, यही उनका नाम हुआ करता था उस टाइम पे। अब इन लोगों को हमने एक टास्क दिया, सिंपल सा एक टास्क दिया। अब गुड्डू भैया थोड़े मोटी बुद्धि के थे, पढ़े लिखे थोड़े कम थे, पढ़े लिखे थे पर उनको पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो हमने बोला यार हमको ना 1 से लेके 100 तक नंबर का सम करके दिखाओ, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो गुड्डू भैया ने बोला कर देंगे भाई, चैलेंज आया तो चैलेंज एक्सेप्ट। तो गुड्डू भैया ने पहले 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से काउंट करते गए और उन्हें आंसर बता दिया 5050 आंसर, ओके। और गुड्डू भैया को उस काम को करने के लिए लग गए पूरे 10 मिनट। अब दूसरी तरफ अपने आए हैं बबलू भैया। बबलू भैया थोड़ा तेज है, पढ़ाई लिखाई इन्होंने अच्छे से करी है। जब बबलू भैया को सेम टास्क दिया गया, उन्होंने कहा ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए तो एक ट्रिक यूज़ होगी, और ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर। उन्होंने कहा इसके लिए तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्यों मैं इतना बड़ा टास्क करूं।
तो उन्होंने सीधा वैल्यू रख दी 100, 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो उन्होंने 50 आंसर निकाल दिया विद इन 10 सेकंड के अंदर। गुड्डू भैया हैरान हो गए कि भाई इसने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, मुझे इतना टाइम कैसे लग गया। गुड्डू भैया ने बोला चलो एक और चैलेंज करते हैं, अब हम 1 लाख तक का काउंट करेंगे। तो बबलू भैया ने कहा चलो रेडी। पहले गुड्डू भैया को लगा इसने तुक्के में बोल दिया आंसर, ठीक। अब फिर से अब 1 लाख तक का इनको काउंटिंग करनी थी। अब गुड्डू भैया को 1 + 2 + 3, फिर वो उसी चीज़ को करने लगे, अब 1 लाख तक काउंट करने लगे। तो उनको 2 दिन लग गए इनको काउंटिंग करने में, 2 दिन। बबलू भैया ने फिर से अपना फॉर्मूला निकाला, ट्रिक निकाली, और 1 लाख तक का उन्होंने एकदम से सम निकाल दिया। तो जो भी आंसर आएगा उन्होंने एकदम से निकाल दिया, उन्होंने सीधा वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारे नंबर बढ़ रहे हैं इस वाले में 1 2 3 4, गुड्डू भैया का टाइम और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं बबलू भैया, आप कितना भी नंबर बढ़ा दे दो, उसको वो 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर दे रहे हैं ईजिली। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, कि आप कितना एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखते हैं, कि आपका जो इनपुट का जो भी आपका साइज़ है वो उस पर डिपेंड ना करे भी तो कम लेवल पे करे। अभी इसको फर्दर और एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। मान लो आप सेम टास्क कंप्यूटर से करा रहे हैं यही चीज़ें, और वही कोडिंग आप यहाँ भी कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, और आप मैनुअली चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं 1 + 2 + 3 इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू जो बंदा फॉर्मूला यूज़ करेगा। और जो आपका एल्गोरिथम है, जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जाएगा, इनपुट साइज मतलब जो हमारा नंबर है 100 तक था टोटल, अब मैं 1 लाख कर दूँ तो मुझे और ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस वाले में बिल्कुल भी उतना टाइम नहीं लग रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये हो रहा है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी इनको मैं फर्दर बहुत ही डिटेल में आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अभी इसको समझ जाते हैं। अभी आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस टाइप की चीज़ें। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? अब देखो यार, गुड्डू भैया मोटी बुद्धि के थे, उन्होंने पहले 1 to 100 कॉपी में लिखा होगा, 1 2 3 4 अप टू 100, फिर उन्होंने सम को अच्छे से कैलकुलेट करके लिखा होगा। तो जब उन्होंने 1 to 100 लिखा होगा तो उन्हें 2 पन्ने में उन्होंने लिख दिया होगा। जब सेम उन्होंने 1 लाख तक करा होगा तो मे भी उन्होंने पूरी एक कॉपी भर दी होगी सम कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन बबलू भैया तो हर काम को एक ही पेज में कर दे रहे हैं, हर एक काम को सिर्फ एक पन्ने में कंप्लीट। तो जो बबलू भैया का हमारा कोड है वो हमारा टाइम भी बचा रही है, स्पेस भी बचा रही है। मैं कितना भी बड़ा नंबर दे दूँ, कितना भी बड़ा इनपुट दे दूँ कि भैया इसको सॉल्व कर दो, तो बबलू भैया का कोड इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि एकदम से सॉल्व कर दे। तो ये जाना हमने थोड़ा बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारे इनपुट पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कभी ये मत सोचना कि वो इक्वल टू होती है टाइम टेकन। अभी मैंने आपको भले ही वो बोला हो टाइम टेकन, पर वो नहीं होती है। टाइम टेकन वो किस पे डिपेंड करेगी? इनपुट साइज में, हमेशा ये इस पर ही डिपेंड करेगी। सेम जाएगा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये पूरा ही बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें 2-3 घंटे का पूरा आराम से हम पढ़ के बताएंगे कि इसमें होता क्या है, इसके अंदर के कंपोनेंट को जानेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस टेकन। अब जैसे जैसे हम और इवॉल्व होते गए, हमारे पास नई नई कोडिंग लैंग्वेज आती गई। पहले हमने जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी सी आई, C++ आई, जावा आ गई है, पाइथन आ गई, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है रियल में, ये बहुत ही बड़े टॉपिक हैं जो मैं आगे की किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक्स हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपको पता चला होगा यार बाइनरी नंबर ही कंप्यूटर क्यों रीड करता है, वो ट्रांजिस्टर आए थे उसकी वजह से। लेकिन अब जो हमारे सिस्टम आगे बिल्ड हो रहे हैं वो इस तरीके से हम बना रहे हैं कि जो ट्रांजिस्टर हैं हम कम से कम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पेस बना पाएँ। तो ना आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, क्या चीज़ें आपको नई सीखने को मिली। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.